प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 9th क्लास में हिंदी में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लहासा की ओर, इस चैप्टर को बेटे आगे कंटिन्यू करते हैं। इस चैप्टर में लेखक ने अपनी यात्रा के बारे में बताया है। लेखक ने तिब्बत की यात्रा की थी और उस यात्रा के दौरान उन्हें कुछ अच्छी बातें वहाँ लगी तो कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। आज हम पढ़ेंगे कि वहाँ अच्छी बातें क्या थी। अच्छी बातें तो ये थी बेटे वहाँ पर कि कोई भी जाति पाति का, छुआछूत का वहाँ भेदभाव नहीं था। औरतें वहाँ की पर्दा नहीं करती थी। कोई भी अनजान व्यक्ति भी घर के अंदर आ जा सकता था। और कठिनाइयाँ क्या थी? कठिनाइयाँ थी कि वहाँ हथियार का कानून नहीं था। हथियार का कानून ना होने के कारण हर एक व्यक्ति के हाथ में लाठियों की तरह बंदूक और पिस्तौल देखने में मिल जाते थे। इससे जो वहाँ डाकू होते थे उनको भी डर लगा रहता था, क्योंकि सिर्फ डाकू के पास हथियार नहीं होते थे बल्कि गांव के सामान्य लोगों के पास भी बंदूक पिस्तौल बड़ी आसानी से मिल जाती थी। वहाँ के डाकू लोगों को मार देते, लेकिन कोई भी गवाह नहीं देता था उनके विरुद्ध। पुलिस भी निर्जन स्थानों पर जाने से डरती थी, क्योंकि अगर पुलिस वहाँ जाती तो पुलिस को भी पता होता कि यहाँ जो डाकू हैं इनके हाथ में हमें पिस्तौल बंदूक बड़ी आसानी से देखने को मिल सकती है। तो जो यात्रा वृत्तांत है राहुल सांकेतियायन का, बहुत अच्छा अनुभव जो उनका रहा लहासा की ओर पाठ के माध्यम से उन्होंने हमें बताया। लेखक अकेले यात्रा पर नहीं थे, इनके मित्र सुमति भी यात्रा पर थे। सुमति गंडे बेचने का काम करता था। गंडे होते हैं ताबीज। वह लोगों को ताबीज देता और बदले में दक्षिणा प्राप्त करता था, क्योंकि वहाँ के लोग अंधविश्वासी थे। वे विश्वास करते थे कि यदि हम ये ताबीज बांध लेंगे तो हम हर एक बुरी समस्या से सुलझ सकते हैं, उससे निपटारा कर सकते हैं। तो चलिए बेटे शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है लहासा की ओर, जिसके राइटर है राहुल सांकेतियायन। ये देखिए बेटी चैप्टर। अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। अब लेखक कहते हैं हमें सबसे विकट, सबसे कठिन डांडा थोंगला पार करना था। डांडा क्या होता है बेटे? डांडा एक खतरनाक जगह है। पहाड़ के ऊंचे पार्ट को, पहाड़ के ऊंचे हिस्से को डांडा कहा जाता है। थोंगला एक जगह का नाम है। इसको पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है, और जो डांडा है बेटे वो तिब्बत में सबसे खतरनाक जगह मानी जाती है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण इसके दोनों तरफ मीलों तो कोई गांव गिराव दिखाई नहीं देते। देखो जो डांडा है 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर है। इसके दोनों तरफ मीलों तक, मतलब जहाँ तक भी नजरें जाएं वहाँ तक, काफ़ी दूर तक कोई भी गांव वगैरह दिखाई नहीं देते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। अब ये जो डांडा है, नदियों के मोड़ हैं और पहाड़ों का कोना, इसके कारण बहुत दूर तक आदमी को नहीं देखा जा सकता। इसका अर्थ बेटे कि यहाँ से नदी गुजर रही है, पहाड़ के बिल्कुल कोने वाले पार्ट पर है ये, तो इसलिए हम इसके आर पार भी नहीं देख सकते कि इसकी दूसरी साइड क्या है या आने जाने का रास्ता कहाँ से हमें मिल सकता है। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि डाकू को तो छिप कर अपने लूट खसोट का काम करना है। तो ये जो डाकुओं के लिए जगह मानी गई है डांडा, सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है। तिब्बत में अगर किसी गांव में आकर खून कर देना डाकू, तब तो खूनी को सजा मिल सकती है। लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। निर्जन स्थान कौन सा? डांडा। डांडा पर में बेटे कहीं काफ़ी दूर तक कोई गांव नहीं है, कोई आदमी नहीं देखा जा सकता। इसलिए जो ये निर्जन होता है बेटे, जहाँ कोई व्यक्ति नहीं होता, ऐसे स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। और सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती, और वहाँ गवाह भी तो नहीं मिल सकता था। क्वेश्चन है बेटे ये, बहुत अच्छे से समझिए। देखो अगर ऐसे निर्जन स्थानों पर कोई व्यक्ति मर जाए ना, तो उसकी कोई भी परवाह नहीं करता। क्यों नहीं करता? हमारे यहाँ जैसे पुलिस है बेटे, खुफिया विभाग आई जाती है ना ऐसे निर्जन स्थानों पर भी, लेकिन वहाँ की जो सरकार थी वो न तो खुफिया विभाग पर पैसे खर्च करती थी और न ही पुलिस पर। इसलिए और पुलिस वहाँ नहीं जाती थी, और वहाँ कोई गवाह भी नहीं मिलता था। गवाह क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि वह तो निर्जन स्थान होता था। एक आध व्यक्ति, अगर जैसे यात्री वगैरह वहाँ से क्रॉस करते थे, अगर वो मर भी जाए, डाकू लोग उनको मार भी देना, तो उनके विरुद्ध कोई भी गवाही नहीं देता था। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं। जो डाकू है ना, वो पहले तो आदमी को मारते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। उसके बाद ये देखते हैं कि इसके पास कुछ पैसा है या नहीं है। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। यहाँ पर तिब्बत में हथियार का कानून नहीं है। हथियार का कानून क्या होता है? जैसे बेटे हमारे यहाँ, मतलब भारत अपने हिस्से में, अगर कोई बंदूक पिस्तौल वगैरह लेता है तो क्या करता है बेटे?
लाइसेंस बनवाता है, वो होता है हथियार का कानून। लेकिन तिब्बत में तो हथियार का कानून ही नहीं था। हमारे यहाँ जैसे लोग हाथों में लाठी लेकर फिरते हैं ना, वहाँ लोग हाथों में बंदूक पिस्तौल लेकर फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ लोगों के पास भी तो बंदूक पिस्तौल होती है, सिर्फ डाकू के पास नहीं। हमारे यहाँ भी तो जैसे जो चोर वगैरह होते हैं उनके पास होते हैं ना हथियार, लेकिन वहाँ तो जो सामान्य जनता थी ना उनमें भी, उनके पास भी बंदूक पिस्तौल होती थी। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। लेखक बताते हैं कि जब हमने वहाँ की यात्रा की तो हमें पता लगा कि पिछले ही साल थोंगला, डांडा थोंगला भैया बेटे, खतरनाक जो जगह है, उसके पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे। ये उस वक्त की यात्रा का वर्णन है जब लेखक ने भिखारी के वेश में यात्रा की थी। 2 बार इन्होंने यात्रा की थी, एक भिखारी के वेश में, एक भद्र वेश में। और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते, टोपी उतार, जीभ निकाल, कुछ यानी दया 1 पैसा भीख कहते, भीख मांगने लगते थे। भिखारी थे ना, अगर कोई इनको ऐसा शक होता कि शायद ये डाकू वगैरह है तो ये कैसे क्या करते बेटे, टोपी उतार लेते, जीभ निकाल लेते, रोनी सूरत बना लेते और दया के लिए 1 पैसा भीख मांगने लग जाते थे। मतलब सामने वाले को कैसे दिखाते जैसे निम्न श्रेणी के भीख मांगे हैं। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, डांडा थोंगला की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते? काफ़ी सारा सामान था इनके पास, तो उसको पीठ पर लादकर कैसे चलते? और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। जहाँ इनको जाना था ना, वह जो जगह थी उसकी लंबाई यहाँ बताई कि मतलब वह कितनी दूरी पर थी, 16 से 17 मील की दूरी पर। मैंने सुमति बेटे लेखक का मित्र, सुमति से कहा कि यहाँ से लंगकोर के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। तो लेखक ने कहा अपने मित्र सुमति से कि 2 घोड़े कर लो, हम उन पर सामान भी लाद लेंगे, काफ़ी सारा सामान था, वो चढ़े चलेंगे, मतलब उन पर बैठकर चले भी जाएंगे क्योंकि 16-17 मील की ऊंचाई थी, उनका रास्ता पार करना था इनको। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की तरफ चले। दूसरे दिन ये घोड़े पर सवार हुए और चल पड़े अपने रास्ते पर। डांडे से पहले एक जगह चाय पी, डांडा पहुंचना था ना इनको, तो वहां जाने से पहले इन्होंने रास्ते में एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। दोपहर के समय ये डांडा पहुंच जाते हैं। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। ये कहते हैं कि उस वक्त हम समुद्र तल से नीचे से 17-18 हज़ार फीट की ऊंचाई पर खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। हमारी दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम, मतलब जहाँ तक भी इनकी नजरें जाती थी, दक्षिण की तरफ देखते, पूर्व पश्चिम की तरफ देखते तो वहाँ क्या दिखता है इनको, हिमालय के हजारों श्वेत शिखर। श्वेत का अर्थ होता है बेटे सफ़ेद, और जो हिमालय पर्वत है, श्वेत शिखर कब होते हैं? जब उन पर बर्फ गिरती है। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। भीटा होता है बेटे जैसे पहाड़ का थोड़ा ऊंचा हिस्सा होता है ना, ऐसे दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे। नंगे का अर्थ तो वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं थे, हरियाली नहीं थी, न वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। न तो बर्फ़ पड़ी थी, श्वेत शिखर बताया ना ऊपर, न तो वहाँ बर्फ़ पड़ी थी बेटे और न किसी भी तरह की हरियाली थी। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। उत्तर की तरफ ये देखती तो बहुत कम बर्फ़ वाली, मतलब पड़ी थी वहाँ पर बर्फ़ लेकिन कम थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान है। पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन भी। सबसे ऊंचा स्थान था ना जो डांडे का, वहाँ पर डांडे के देवता का स्थान है। क्या क्या चढ़ता बेटे? जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। और जो डांडे के देवता का स्थान था किससे सजा था? पत्थरों के ढेर से, जानवरों की सींगों से और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से वो सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। बराबर उतराई पर मतलब नीचे की तरफ चलना था। मतलब रास्ता इस तरह से था, पहले ऊपर जाओ फिर रास्ते, मतलब मान लीजिए इधर जाना है, पहले पहाड़ ऊपर चढ़िए फिर नीचे जाइए, इस तरह से इनको जाना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। ये तो आप भी देख सकते हो बेटे। मान लीजिए हम स्टेयर पर ही चढ़ते हैं ना, सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो थोड़ा सा जोर लगता है हमारा, लेकिन उतरते तो स्पीड से उतर जाते हैं हम। तो पहाड़ पर भी ऐसा ही था। मान लीजिए आप जैसे हरिद्वार में बेटे मनसा माता, चंडका माता पर एग्जाम्पल ले सकते हो। वहाँ की चढ़ाई मुश्किल है ना, लेकिन उतरते बड़े आसानी से है, तो वो भी तो पहाड़ ही है। तो इसलिए लेखक कहता है कि हाँ, चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। लेखक का मित्र था इनके साथ, जो एक मंगोल भिक्षु था, और 2 एक साथी और इनको मिल गए।
मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनिए। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। लेखक का जो घोड़ा था वह धीरे से चल रहा था। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है। लेखक ने समझा कि शायद चढ़ाई की थकावट, मतलब चढ़ रहा था ना, इसलिए थक गया है और इसलिए थोड़ा सा धीरे से चल रहा है। और उसे मारना नहीं चाहता था, लेखक उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया मतलब पीछे रह गया, क्योंकि इसके और भी संगी साथी थे ना इसके साथ, और जो लेखक था वह अपने साथियों से पीछे रह गया। और मैं दोनकवी कस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ जा रहा था। दोनकवी कस्तों है बेटे एक उपन्यासकार, मतलब इन्होंने अपने उपन्यास में वर्णन किया है कि जो एक हीरो होता है वह घोड़े पर बड़ी मस्ती में झूमता हुआ जाता है। इसी की तरह जो लेखक है वह भी घोड़े पर झूमता हुआ जा रहा था। जानने ही पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। मस्ती में थे ना, इनको पता ही नहीं लग पा रहा था कि घोड़ा आगे को जा रहा है या पीछे की तरफ जा रहा है। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता, और जब भी इनको घोड़े को धमकाता या मारने की कोशिश करता तो यह और ज़्यादा सुस्त हो जाता और धीरे से चलने लगता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे, 2 रास्ते निकल रहे थे एक जगह से। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। एक रास्ता था, मान लीजिए ये रास्ता है, ये 2 रास्ते हैं यहाँ से जाना, इस रास्ते को था, लेखक चला गया इस रास्ते को बेटे, ठीक है। और कितनी दूर चले गए? मील 1.5 मील दूर चले गए। आगे घर में पूछने से पता लगा कि लंगोकोर का रास्ता दाहिने वाला था। अब इनको जाना था लंगोकोर, यात्रा की थी लंगोकोर के लिए, तो इनको जाना कहाँ था? लंगोकोर। उसका रास्ता कौन सा था? दाहिने वाला। चले गए थे बाएं वाले रास्ते पर। फिर लौट कर उसी को पकड़ा। फिर वे वापस आए इस रास्ते से, जो ये रास्ता निकल रहा था यहाँ गए और फिर चल पड़े। 4-5 बजे के करीब मैं गाँव से मील भर पर था, मतलब 4-5 बजे। इनके दोस्त तो काफ़ी आगे चले गए थे ना, अब ये 4-5 बजे के आसपास भी ये गांव से मील भर की दूरी पर था। मैं तो सुमति इंतजार करते हुए मिले, इनका इंतजार कर रहे थे। मंगोला का मुंह वैसे ही लाल होता है, और अब तो वह पूरे गुस्से में था। जैसे मैंने बताया ना बेटे, वो एक मंगोल भिक्षु था, इनका मुंह वैसे लाल होता है और गुस्से में तो वैसे भी चेहरा लाल हो जाता है। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म कर लिया। अब जैसे सुमति पहले चला गया तो उसने जाते ही क्या किया? चाय बना ली। अब ये आया नहीं, लेखक राहुल जी आए नहीं, तो इसने 2-2, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मिला मुझे। तो लेखक ने उसकी बात का बड़े नरमी से जवाब दिया, गुस्से से नहीं, नरमी से, कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरी कोई कमी नहीं है, मुझे तो घोड़ा ही ऐसा मिला था। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था, मैं तो सोच रहा था कि शाम को नहीं, रात को पहुंचूंगा। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था, मतलब गुस्सा कम हो जाता था। लंगोकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे और यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। वो यहाँ पर अच्छी जगह ठहरे थे और सुमति के अच्छे यजमान भी थे, क्योंकि सुमति क्या काम करता था बेटे? गंडे बेचने का, ताबीज़ देता था ये वहाँ के लोगों को। और उनका बहुत ज़्यादा विश्वास था कि अगर हम ताबीज़ को अपने शरीर पर कहीं के किसी हिस्से पर बांध लेंगे तो हम बहुत सारी मुश्किलों का सामना कर पाएंगे। तो बाकी चैप्टर बेटे कल पढ़ेंगे, आज ये बहुत अच्छे से आपको समझना है, क्योंकि बेटे जो चैप्टर आज हमने रीड किया है इसमें 4 से 5 क्वेश्चन के आंसर बहुत अच्छे से आपको मिल जाएंगे।